चलिए तो स्टार्ट करें। सिक्स्थ सेमेस्टर का फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है आपका लिवरेज, जो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है लिवरेज। छोटा सा चैप्टर है, क्लियर है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं लिवरेज चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या काम करना है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग कि लिवरेज होता क्या है। तो ध्यान से समझना, लिवरेज वर्ड जो होता है इसका एक सिंपल मतलब होता है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसका अगर अपना लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो इससे रिलेटेड जो हमारा काम होता है वो रिलेशन बताता है रिस्क एंड रिटर्न का। किसका बताता है? रिस्क एंड रिटर्न का ये रिलेशनशिप बताता है। आप अगर रिस्क ज्यादा लेते हो तो रिटर्न भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आप रिस्क कम लेते हो तो आपका रिटर्न भी क्या होगा? कम होगा। बोलो हाँ या ना। अगर आपका हाई रिस्क रहेगा तो रिटर्न भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर आपका लो रिस्क रहेगा तो आपका रिटर्न भी क्या रहेगा? लो रहेगा। तो इसी का जो रिलेशनशिप दिखाता है उसको लिवरेज बोलते हैं। क्लियर चीज? एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमको समझाना चाहें तो तुम बताओ एक चीज, अगर तुम पापा के पॉकेट से चोरी करोगे तो रिस्क ज्यादा है कि कम है? कम है। पापा के पॉकेट से अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो चोरी करके तो तुम्हारे पास कितना का रिटर्न आ सकता है? 1000, 2000, 5000 तक रिस्क रिटर्न आ सकता है, हाँ या ना। तो वहां पे रिस्क भी कम है। पापा तुमको डांटेंगे, हो सकता है 1-2 थप्पड़ लगा देंगे, बोलो हाँ या ना, बस इतना में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न कम है तो रिस्क भी वहां पे कम है, रिस्क वहां पे कम है। लेकिन वही अगर तुम पड़ोसी का तिजोरी अगर तुम लूटने जाओगे, पड़ोसी का तिजोरी अगर तुम लूटने जाओगे, पड़ोसी के घर अगर चोरी करने जाओगे तो वहां पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हो सकता है उसका तिजोरी चोरी करने जाओगे, उसका तिजोरी में तुम जानते होगे कि पैसा ज्यादा होगा तभी तो लेने जा रहे हो, तो वहां पे रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी वहां पे क्या है? ज्यादा है। पड़ोसी वाला तो देगा ही देगा और तुम्हारा घर वाला भी तुमको देगा, बोलो हाँ या ना। अगर तुम सोचो और भी आगे बढ़ के जाते हो, अगर तुम बैंक लूटने चल जाते हो, क्या लूटने जाते हो? बैंक। तो बैंक में तो पैसे का भरमार है, बोलो है ना, तो वहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा है तो रिस्क भी तो बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। तो अगर तुम ज्यादा रिस्क लेते हो तो रिटर्न भी तुमको ज्यादा मिलेगा। अगर तुम्हारे पास कम रिस्क रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेगा। अगर तुम आरबीआई को लूटने चल जाओगे तो सीधा जेल जाओगे, बैंक को लूटने जाओगे तो, है ना। और अगर तुम कोहिनूर को लूटने जाओगे, समझ रहे हो, तो सीधा मार दिए जाओगे। क्लियर चीज? तो बोलने का मतलब अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, अगर आपके पास रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी क्या होता है? कम होता है। आई बात समझ में? तो यही दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो लिवरेज कहलाता है। आया समझ में? उसी को क्या कहते हैं? लिवरेज कहते हैं। क्लियर चीज? आइए, लिवरेज 3 तरीके का होता है। हम लोग को जो पढ़ना है लिवरेज वो 3 तरीके का पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ लिवरेज यहाँ पे 3 तरीके का है। एक है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा है फिनेंशियल लिवरेज और तीसरा है कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ऑपरेट करने का, यानी आप अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हो, चलाते हो, तो उससे रिलेटेड कितना का आपके पास रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप है, वो चेंजेस को निकालने के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना पड़ता है। और फिनेंशियल लिवरेज, फिनेंशियल मतलब फाइनेंस करने का। अगर हम कहीं से फाइनेंस करते हैं, किसी से लोन लेते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है वो सब हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है। आया समझ में? तो ये सब रिस्क जो होता है वो सब लिवरेज को कहते हैं यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? कंबाइन लिवरेज हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये 3 तरह का लिवरेज हम लोग को पढ़ना है, लिखते जाओगे ये सब चीज कि टाइप्स ऑफ लिवरेज हमारे पास 3 तरीके का है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लिवरेज, देखो हम लोग को क्वेश्चन में यही 3 लिवरेज निकालने बोलता है। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने बोलेगा, फिनेंशियल लिवरेज निकालने बोलेगा और कंबाइंड लिवरेज निकालने बोलेगा। उसके लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला बनेगा तो कहां से बनेगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। और आप इस इनकम स्टेटमेंट से पहले से ही रूबरू हो, लेकिन पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको पता नहीं था, आधा अधूरा पता था। आप याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग, जो 4th सेमेस्टर में आप चैप्टर पढ़े थे। कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां पे पीवी रेशियो निकालते थे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते थे, याद आ रहा है? तो वो चैप्टर में आप इनकम स्टेटमेंट रेडी करते थे पहले।
और वही इनकम स्टेटमेंट को यहां पे आगे बढ़ा के यहां तक लाया गया है। देखो सेल्स आपका सबसे पहले होता था, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपका क्या निकल जाता था, वहां पे डायरेक्टली प्रॉफिट। लेकिन यहां पे हम लोग इसका अलग नाम बोला करेंगे, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर अर्निंग बोलेंगे तो ईबीआईटी, अगर प्रॉफिट बोलेंगे तो पीबीआईटी। क्लियर चीज? तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो ईबीआईटी बोल के, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो बात समझ में आया? और जब ईबीआईटी से इंटरेस्ट अगर माइनस करते हैं हम लोग तो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी ईबीटी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ईबीटी निकल जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। इट मत बोलना, इसको खाना हो जाता है इट का मतलब, तो यहां पे ईएटी बोला करेंगे, या पैट बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हो, पैट। आई बात समझ में? तो यानी यहां पे हमारे पास देख सकते हो पहले ईबीआईटी होता है, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले। तो जब इंटरेस्ट के पहले है तो पहले इंटरेस्ट को माइनस करो, टैक्स के पहले तो फिर टैक्स को माइनस करो। तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, उसके बाद क्या माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और ये आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आप प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हो, जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, और ये माइनस करने के बाद आपका निकल जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग यहां पे पाफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाफेस बोल सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से सबका शॉर्टकट भी यहां पे लिख दिए हैं, और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट यहां तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास होता है एक फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का, ईपीएस। अगर अर्निंग पर शेयर निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है पाफेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पाफेस आप यहां से यहां तक कैलकुलेट करके निकालोगे, हाँ या ना? इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ईपीएस निकल जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। कोई तकलीफ? और एक और कभी कभी आ जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो कभी कभी आ जाता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है एमपीएस बाय ईपीएस। एमपीएस होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। यहां पे आप लिख लो जगह बना के थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म, कि एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, और ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। यानी अगर इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला होता है इसका, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मूला हो जाता है पीई रेशियो का। कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, पीई रेशियो ना बोल के ईपी रेशियो बोल देगा, अर्निंग प्राइस रेशियो बोल देगा, तो ये भी हमारा पलट जाएगा। जब प्राइस अर्निंग रेशियो बोलेगा तो एमपीएस बाय ईपीएस, जब ईपी रेशियो बोल देगा, अर्निंग प्राइस रेशियो बोलेगा तो ईपीएस बाय एमपीएस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो बस ये सारा फॉर्मूला के बारे में हम लोग को बात करना। और अभी फॉर्मूला मेन आए कहां है, अभी तो ये दो नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला देखे, ईपीएस का और पीई रेशियो का। ईपीएस का पाफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और पीई रेशियो का एमपीएस बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में हर बार आपको ये इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। अगर आप इनकम स्टेटमेंट रेडी कर पाओगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका इसी के बेसिस पे, इसी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका फॉर्मूला रेडी होता है। बोलेंगे सर फॉर्मूला एक बार दिखाई दीजिए, आइए फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पे डिग्री, अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जब लिखोगे तो डिग्री भी लगाना पड़ता है आपको, इसीलिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यानी डॉल, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब बताओ, अगर तुमको कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है अगर तुमको पता नहीं, अगर ईबीआईटी कैसे निकलता है वो तुमको पता नहीं, तो तुम क्या फॉर्मूला पे पुट कर पाओगे? नहीं। तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी ये सब पता करने के लिए तुमको क्या जानना पड़ेगा? ये इनकम स्टेटमेंट जानना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन कहां से आता है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके हमारा ईबीआईटी आता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो एक बात पता चला सर कि यहां पे डीओएल यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। मतलब ये कि अगर इनकम स्टेटमेंट को देखा जाएगा तो कंट्रीब्यूशन यहां पे है, ईबीआईटी यहां पे है। अरे बोलो हाँ है ना? तो इन दोनों को मिला के जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है? डीओएल का बनता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का बनता है।
बोलो बात समझ में आया। और ध्यान से समझना, बताओ इन दोनों के बीच जो आपका एक कॉस्ट पड़ा हुआ है वो कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए कभी कभी फिक्स कॉस्ट को फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीवरेज का काम है। इसलिए ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते वक्त हमारा कौन सा कॉस्ट आता है? यहां पे फिक्स कॉस्ट आता है, इसलिए फिक्स कॉस्ट को फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। कभी कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं लिखेगा, दो तरह का फिक्स लिखेगा, एक लिखेगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक लिखेगा फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट। अरे समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सो चलो एक बार और समझा देते हैं, पहले दूसरा उसके बाद बताते हैं। जैसे देखो दूसरा वाला फॉर्मूला आपका डीएफएल का है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT बाई EBT, EBIT बाई EBT। तो बताओ यहां पे EBIT कहां पे है? यहां पे। EBT कहां पे है? यहां पे। मतलब इन दोनों को मिलाने से जो आपका फॉर्मूला बनता है वो किसका फॉर्मूला बनता है? डीएफएल का बनता है। तो बताओ इन दोनों के बीच जो आपका कॉस्ट है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए तुम्हारे पास, तुमको क्या याद है कि सर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो निकल जाता है EBIT, और EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो निकल जाता है EBT। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट ना बोल के अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देता है, अगर इंटरेस्ट और डिवेंचर या लोन ना बोल के अगर फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट बोल देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे आप खो जाओगे। बोलोगे हम लोग तो इंटरेस्ट पढ़े हैं, यहां तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो फिर तो हम लोग कैसे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट? बोलो हाँ या ना? इसीलिए आपको यहां पे समझाया जा रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में आपका जो कॉस्ट आता है वो ऑपरेटिंग वाला, फिक्स कॉस्ट जो आता है वो ऑपरेटिंग वाला कॉस्ट होता है। इसीलिए फिक्स कॉस्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई बात समझ में? और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि ये फिनेंशियल लिवरेज इससे निकलता है, इसलिए ये फिनेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। बोलो बात समझ में आया? और जब आपको DOL पता चल गया, DFL पता चल गया, तो DCL तो दोनों का कंबाइंड होता है। दोनों को कंबाइंड मतलब दोनों को मिला दोगे, दोनों को इनटू कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? DCL। तो देखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है DOL इंटू DFL। बोलो समझ में आया? यानी DOL इंटू DFL कर देंगे तो हमारा DCL निकल जाएगा। अच्छा सर, अगर डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन में DCL निकालना होगा तो क्या हम लोग को DOL और DFL दोनों निकालना पड़ेगा? ना, जरूरत नहीं है। तो अब सर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अब तुम खुद दिमाग लगा के देखो। बताओ DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय EBT। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन बाय EBIT और EBIT बाय EBT, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो EBIT कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। यार अब सबको समझ में? यानी अगर DCL का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लोग को जानना पड़े तो फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय EBT। बोलो बात समझ में आया? साफ कर देते हैं इसको, फिर से रिपीट करते एक बार, समझना ध्यान से। DOL का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। DFL का फॉर्मूला अगर निकालना है तो आपका होता है EBIT बाय EBT। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा कंट्रीब्यूशन बाय EBT अगर हम लोग को डायरेक्टली DCL निकालना है तो। और अगर तुमको DOL और DFL दोनों पता है तब दोनों को मल्टीप्लाई करके DCL निकाल दोगे। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है सबको यहां तक? हाँ या ना? चलिए, और एक फॉर्मूला का जरूरत कभी कभी पड़ जाता है पीवी रेशियो का, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो ये कभी कभी जरूरत पड़ जाता है क्वेश्चन में, तो इसके लिए हम लोग यहां पे लिख दिए। बोलो बात समझ में आया यहां तक? तो बस इतना ही फॉर्मूला के बेस पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लीवरेज जो है वो इतना ही फॉर्मूला, यानी 4 फॉर्मूला यहां पे दिखाए हैं और 2 फॉर्मूला यहां पे दिखाए हैं, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो। बस इतना ही फॉर्मूला के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर 1-2 चीज बाद में मिल जाएगा तो देख लिया जाएगा उसको, लेकिन बस इतना ही ज्यादातर हम लोग को मिलता है। कोई तकलीफ? बहुत सस्ता चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है, आप आराम से इसको कवर कर लोगे और इसके साथ ऑप्शन जल्दी देता नहीं है। आई बात समझ में? लिवरेज के साथ जल्दी ऑप्शन देता नहीं है, इसलिए आपको आता है तो आप बना लोगे और आएगा ही आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आप देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है आपका कि SK लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर 2020 एंड 21। सेल्स दिया हुआ है 2 लाख यूनिट, 100 रुपया करके पर यूनिट।
यानी कितने का हो गया है, 2 करोड़ का बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 लाख को अगर 100 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 करोड़ बन जाएगा। चलो जितना भी बनेगा देख लिया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट बोला है 40 रुपया करके है। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देख रहे हो, अभी जो हम बोल रहे थे वही वाला कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपको दे दिया हुआ है 60 लाख का, यानी ये फिक्स कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है, फिक्स। और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20 लाख रुपए का, मतलब इंटरेस्ट। वैसे यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है, लेकिन हर बार ब्रैकेट में लिखता नहीं है। आई बात समझ में, खाली लिख देगा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों जगह तो फिक्स कॉस्ट ही लिखा हुआ है, अब कौन सा कहां पे आएगा, आया समझ में। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है, मतलब वो फिक्स कॉस्ट बनेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए, और जो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट है वो इंटरेस्ट बनेगा डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज के लिए। बात समझ में आया। और बस इतना ही डेटा से आपको इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा, पूरा का जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां पे ये इनकम स्टेटमेंट देखें और हम लोग फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला में हमारा कहां तक गया है, ईबीटी तक गया है। कहां तक, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीटी, तो लास्ट कहां तक पहुंचा है, ईबीटी तक। तो अगर तुम इनकम स्टेटमेंट को देखोगे तो सेल्स से लेकर के अगर तुम ईबीटी तक पहुंच जाते हो तो इतना ही में आपका तीनों लीवरेज निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि तुम क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी से डीओएल निकाल दोगे, और ईबीआईटी और ईबीटी से तुम क्या निकाल दोगे, डीएफएल निकाल दोगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, डीसीएल निकल जाएगा। तो इसका मतलब यही, ईबीटी तक अगर हमारा इनकम स्टेटमेंट रेडी हो जाए तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सर इतना लंबा चौड़ा काहे स्टेटमेंट दिए हैं, इतना लंबा चौड़ा देने का यही मतलब है, कभी कभी ईपीएस निकालने बोलता है तुमको, और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर निकालने बोलेगा। तो बताओ अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए पाफेस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाफेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पाफेस तुम कहां से निकालोगे, जब तक तुमको पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, तब तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट, बताइए इसका हम लोग स्टार्ट, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद तुम लोग कॉपी कर लोगे और फिर आगे हम लोग साथ में मिलकर काम करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर बाद में कॉपी करना। तो सबसे पहले यहां पे इनकम स्टेटमेंट रेडी करेंगे, क्या, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट रेडी करेंगे सबसे पहले हम लोग। और इनकम स्टेटमेंट में हम लोग इस तरह से आराम से लिखना शुरू करेंगे। बताओ सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेल्स। सबसे पहले क्या होता है, सेल्स। बताओ सेल्स हम लोग का कितना है, 2 लाख यूनिट दिया हुआ है 100 रुपया करके, तो यहां पे जाके लिखेंगे 2 लाख यूनिट है 100 रुपया करके, यानी 2 करोड़ का बनेगा। कितने का बनेगा, 2 करोड़ का बनेगा। ये आ रहा है समझ में, ये 2 करोड़ का बन गया सेल्स। अच्छा यहां से लेस करेंगे, अच्छा शॉर्टकट में लिखते थोड़ा सा, वेरिएबल कॉस्ट, वीसी लिख दिए, यानी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपया करके पर यूनिट। तो यूनिट तो हमारे पास उतना ही है 2 लाख, तो बोलेंगे 2 लाख यूनिट है, इसको अगर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 लाख पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा, 80 लाख। कोई तकलीफ। जैसे ही हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है। और बताओ कंट्रीब्यूशन हमारे पास पता चल जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। बोलो सबको समझ में आ रहा है, तो किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स कॉस्ट, जिसको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, देखो 60 लाख रुपए का। तो बताओ यहां पे अगर 60 लाख रुपया लिख देते हैं डायरेक्टली हम, तो बताइए 1 करोड़ 20 लाख में 60 लाख जाएगा, कितना बचेगा, 60 लाख ही बचेगा। अरे बोलो हाँ या ना। और ये 60 लाख हमारा क्या हो जाएगा, ईबीआईटी हो जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद लेस करेंगे यहां से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेस करेंगे। बताओ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपए का दिया हुआ है। तो यहां पे इंटरेस्ट जाके लिखेंगे 20 लाख रुपया। तो बताओ अगर 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 40 लाख बचेगा। यानी 40 लाख रुपए का हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 लाख रुपए का हमारे पास ईबीटी हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा। कोई तकलीफ। डेटा यहीं तक दिया था, यहीं तक हम लोग जाके लिख देंगे। अरे कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। चलिए राइट साइड में हमारे पास जगह है, हम यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताओ 3 चीज निकालने बोला है, डीओएल। बताओ डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर अभी फॉर्मूला हम लिखवाए थे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। बोलो ना, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का दिया हुआ है। तो ठीक है 1 करोड़ 20 लाख रुपया लिख देंगे।
और उसके बाद हमारे पास ईबीआईटी है 60 लाख रुपए का, तो 60 लाख रुपया लिख देंगे। और तुमको पता होना चाहिए कि 60 लाख का डबल होता है 1 करोड़ 20 लाख, तो अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी DOL हमारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। कोई तकलीफ? उसी तरह से अब अगर हम लोग को DFL निकालना होगा तो DFL का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाई EBT। तो बताओ EBIT हमारे पास कितना का दिया हुआ है, 60 लाख का दिया हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद EBT कितने का है, 40 लाख का दिया हुआ है, तो 40 लाख। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 40 लाख को 60 लाख में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी ये निकल गया 1.5, और ये आपका DFL का आंसर निकल गया। कोई तकलीफ? और उसके बाद लास्ट हम लोग को DCL निकालना है। तो बताओ DCL का फॉर्मूला क्या होता है, अगर DOL और DFL आपको पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताओ 2 को अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 निकल जाएगा, और ये हमारा तीसरा आंसर पता चल जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज पूछा गया था, तीनों चीज निकल गया। क्या कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए अब आराम से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी सबका? यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला द पर्टिकुलर्स ऑफ 3 फॉर्म्स X, Y एंड Z आर गिवन बिलो, कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL। फिर से वो 3 चीज पूछा गया है और 3 फॉर्म का दिया हुआ यहां पे आपके पास X, Y और Z। तो बस कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से एक का करते थे यहां पे तीनों का करेंगे, तीनों का स्टेटमेंट हमारा रेडी होगा। आई बात समझ में? सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट दे दिया हुआ है आपको। चलिए साथ में मिलजुल के काम करेंगे। फॉर्मेट रेडी करिएगा, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। अरे बोलो ना, आइए यहां पे इनकम स्टेटमेंट रेडी करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बताओ इनकम स्टेटमेंट जो हमारा रेडी होगा वो कितने कॉलम का रहेगा, 3 कॉलम का। एक रहेगा X के लिए, एक रहेगा Y के लिए, एक रहेगा Z के लिए। आ रहा है बात समझ में? बताओ क्या क्या दिया हुआ है। बोलेंगे सर सेल्स सबसे पहले। बताओ सेल्स कितना कितना का दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 50,000, 50,000, 50,000। चलो ठीक है, तीनों का 50,000 है तो तीनों का जाके 50,000 लिख देंगे, तीनों में जाके सेल्स लिख देंगे 50,000। कोई दिक्कत? सेल्स में से लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 30,000, 20,000 और 15,000। तो ठीक है, वहां पे जाके लिख देंगे 30,000, 20,000 एंड 15,000। बस तीनों में से लेस कर दिया जाएगा अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है। क्या हाँ या ना? तो ये 20,000 रुपये का निकल गया पहला वाले में से, 30,000 का पता चल गया दूसरा वाले में से, और 35,000 का पता चल गया तीसरा वाले में से। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना का है, 10,000, 20,000 और 25,000 का। चलो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 10,000, फिर लिखेंगे 20,000, फिर लिखेंगे 25,000। और जब तीनों को माइनस कर देंगे हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन से, तो ये निकल जाएगा हमारे पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात समझ में आ रहा है? बताओ 20,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000। 30 में से 20 जाएगा तो 10,000, और 35 में से 25 जाएगा तो 10,000। वेरी गुड, तीनों जगह हमारा 10,000 करके EBIT आ गया। EBIT से EBT लेस करेंगे, सॉरी EBIT से इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपका, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दिया हुआ है 3,500, 2,000 और 1,000। तो ठीक है, यहां पे जाके लिखेंगे 3,500, 2,000 और 1,000। बोलो हाँ या ना? तो जैसे ही EBIT हम लोग को से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये EBT निकल जाएगा। बताओ पहला जगह आ जाएगा 6,500, दूसरा जगह आ जाएगा 8,000 और तीसरा जगह आ जाएगा 9,000, और ये हमारा EBT तक निकल गया। उम्मीद करते हैं यहां तक तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर चीज?
अब जब यहां तक इनकम स्टेटमेंट हम लोग को पता चल गया तो इसी के नीचे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर बताओ DOL निकालना है। DOL का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और देखो किस तरह से करना है, बताओ पहला वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, EBIT कितना है 10,000, 20,000 में से 10,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर तुम दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, 20,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 2 आएगा पहला वाले में। यहां पे आपके पास है 30,000 का कंट्रीब्यूशन और EBIT है 10,000 का, तो अगर तुम 30,000 में से 10,000 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। और लास्ट वाले में से अगर 35,000 में से अगर तुम 10,000 को अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास निकल जाएगा 3.5। बोलो बात समझ में आया? ये निकल गया आपका DOL। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग DFL निकालेंगे तो बताओ DFL का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? EBIT बाय EBT। अब बताओ EBIT कितना है पहला वाले का 10,000, EBT कितना है 6,500। डिवाइड करके चेक करो तो 10,000 डिवाइड बाय 6,500 करते हैं तो 1.54 आ रहा है, तो 1.54 लिख देंगे, अप्रोक्स करके लिखेंगे। अच्छा दूसरा वाले में 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो कितना आता है? तो 10,000 डिवाइड बाय 8,000 करते हैं अगर तो आता है 1.25, तो 1.25 लिखेंगे। और दूसरा वाले में तीसरा वाले में 10,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1.11 आ रहा है, 1.11 आ जाएगा आपके पास। बोलो बात समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये हमारे पास निकल गया DFL का। और लास्ट में आपको बोला है कि DCL बताइए, तो बताओ DCL का फॉर्मूला क्या होता है? DOL इंटू DFL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो पहला में 2 इंटू 1.54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1.54 अगर करते हैं तो आता है 3.08। दूसरा वाले में अगर 3 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 इंटू 1.25 अगर करते हैं तो आता है 3.75। और लास्ट वाले में अगर हम लोग 3.5 को 1.11 से इंटू करते हैं तो 3.5 इंटू 1.11 ये आता है 3.885 आता है, 3.885। अगर अप्रॉक्स करना चाहोगे तो 89 लिख सकते हो। और इस तरह से हमारा DOL, DFL और DCL तीनों निकल गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है? किसी को यह ना लगे कि बहुत आसान चैप्टर है सर, क्योंकि आसान समझ लोगे तो आपको फिर बाद में टफ लगने लगेगा। इसलिए सोचो कि आसान भी नहीं है टफ भी नहीं है, ठीक है? इजी है बहुत, ये तो पता है हमको, लेकिन आगे अभी तो स्टार्टिंग है। कुछ अगर धीरे धीरे हम लोग का बढ़ेगा, कुछ टाइप का एडवांस लेवल में चले जाएंगे तब हम लोग को दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है, बट फिर भी अगर लगेगा तो हम लोग कर लेंगे। क्या ये सबका हो गया? क्लियर है चीज़ सबको? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ें, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस एट EPS। हेलो हेलो हेलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस मतलब तीनों लिवरेज निकालना है आपको, DOL, DFL और DCL एंड EPS, अर्निंग पर शेयर भी निकालना है तुमको, ऑफ ABC लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको इनकम स्टेटमेंट जो बनाना है वो लास्ट तक बनाना पड़ेगा। बोलो आया ना, पूरा पाफेस तक बनाना पड़ेगा, तभी आप EPS निकाल पाओगे। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, स्टार्ट किया जाए तब। चलो मिलजुल के फिर से काम करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया हुआ है, तो आप अगर सही तरीके से फॉर्मेट लिख के करना चाहते हो तो ऊपर में लिखना पड़ेगा आपको इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा हुआ था? ABC कंपनी, है ना? ABC कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ था, ABC लिमिटेड। तो ठीक है, ABC लिमिटेड लिख देते हैं यहाँ पे। और हम लोग इनकम स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट आ रहा है सबको समझ में? और उसके बाद यहाँ पे रुपीस का साइन लगा देते हैं। चलिए
स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हमारा क्या होता है सर, सेल्स होता है। बताओ सेल्स के लिए क्या दिया हुआ है, सेल्स कहीं पे है क्या, हाँ टर्नओवर, देखो सबसे नीचे आपको मिल रहा है कि बीच में नहीं, बीच में आपको टर्नओवर दिख रहा होगा, क्या दिखा सबको, टर्नओवर को ही सेल्स बोला जाता है सर। तो सेल्स दिया हुआ हमारा 12 लाख रुपए का, तो यहां पे जाके लिख देंगे सेल्स के जगह में 12 लाख। आपको बाद में दिक्कत ना हो इसलिए सेल्स के जगह में ब्रैकेट में आप लिख देना टर्नओवर, यानी सेल्स हमारा वही टर्नओवर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आई बात समझ में। सेल्स के बाद लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। बताओ क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है 40%, तो बस काम हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 40% सेल्स का ही होता है, तो 1,20,000, अच्छा 12 लाख है ना, 12 लाख का दिया हुआ है हमारे पास सेल्स, और ये 12 लाख रुपए का अगर 40% कर देंगे तो 12 चौके 48 यानी 4,80,000 रुपए का निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 7,20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 7,20,000 रुपए का। क्या सबको क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। नेक्स्ट बताओ वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या लेस करते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट। बताओ क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो ठीक है यहां पे फिक्स कॉस्ट के जगह में जाके लिख देंगे 1 लाख रुपया। और बताओ 1 लाख रुपया अगर माइनस कर देंगे तो 6,20,000 रुपया पता चल जाएगा। ये निकल गया EBIT, EBIT पता चल गया आपका 6,20,000 रुपया। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। चलिए EBIT के बाद क्या किया जाता है सर, यहां से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। देखते हैं इंटरेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है, देखो 10% डिवेंचर दिया हुआ है, मिला क्या, तो बताओ 10% डिवेंचर कितने का है, 1,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो वाह वाह पता चल गया। तो यहां पे इंटरेस्ट हो जाएगा 1,60,000 का 10%, क्योंकि 1,60,000 का डिवेंचर है उसका 10% इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 16,000 रुपया निकल जाएगा हमारा इंटरेस्ट। और जैसे ही इस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे हमारा EBT पता चल जाएगा कितने का, 6,04,000 रुपये का पता चल जाएगा, 6,04,000 का निकल जाएगा EBT। कोई दिक्कत, कॉपी कर रहे हो सब लोग साथ में। अच्छा EBT के बाद हम लोग लेस करेंगे यहां से टैक्स। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट पता है तो इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में जाने के लिए टैक्स अप्लाई करना पड़ता है, और टैक्स हमारे पास सबसे लास्ट में दिया हुआ है टैक्स का रेट 40%। तो ठीक है सर यहां पे EBT जो हमारे पास आया है 6,04,000, इसी के ऊपर @ 40% अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो 6,04,000 इंटू 40% करते हैं तो आता है 2,41,600, 2,41,600, ये निकल जाएगा टैक्स। और जैसे ही टैक्स को EBT से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा आपके पास 3,62,400, ये निकल जाएगा आपका EAT, या जिसको पैट भी बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर है सबको। और इसके बाद हम लोग यहां से पैट के बाद हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस किया जाता है यहां पे। बताओ क्या प्रीफरेंस शेयर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, आप एक बार चेक करके देखो क्या क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर कहीं पे है, नहीं है। और जब प्रीफरेंस शेयर नहीं है तो प्रीफरेंस डिविडेंड भी आपका नहीं होगा, और जब प्रीफरेंस डिविडेंड निल है तो आपका जो EAT या PAT आया है वही आपका पाफेस बन जाएगा, यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी आपका हो जाएगा 3,62,400 रुपया, यानी 3,62,400 रुपीज। कोई दिक्कत आया सबको समझ में। और जब पाफेस पता चल जाएगा तो बस यहां पे लिख दो क्या पता है, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 शेयर्स दिया हुआ है। आपको अमाउंट से मतलब नहीं है, शेयर से मतलब है, तो शेयर्स कितना है 12,000, तो यहां पे जाके लिखेंगे 12,000 शेयर्स। तो बताओ एक चीज कि अगर पाफेस पता चल गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता चल गया, तो क्या देयरफॉर EPS नहीं निकाल सकते हैं। EPS का फॉर्मूला अरे पता है ना, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखवाए थे, वहां पे EPS का फॉर्मूला लिखाया हुआ है क्या, पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो
तो बताओ पाफेस आ गया है 3,62,400 और शेयर्स आपका है 12,000। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर देते हैं अगर इससे तो आपका आता है 30.2 यानी अगर रुपया में लिखना है तो जीरो बैठा दो लास्ट में, यानी 30 रुपया 20 पैसा हमारा ईपीएस निकल गया। 30 रुपया 20 पैसा हमारा क्या निकल गया? ईपीएस निकल गया। क्या कोई तकलीफ यहां तक? सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? इसके बाद हम लोग को तीनों लिवरेज भी निकालने बोला गया था। क्या वो तीनों लिवरेज नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? चलो एक बार निकाल लो तीनों लिवरेज, क्योंकि तीनों लिवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो सारा चीज हम लोग को पता है। आप तीनों लिवरेज निकाल लीजिए इनकम स्टेटमेंट को देखते हुए। डीओएल निकालोगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन आपका पता हुआ है 720, ईबीआईटी पता है 620, डिवाइड कर दोगे 1.16 आ जाएगा। डीएफएल निकालना होगा, ईबीआईटी बाय ईबीटी कर देंगे तो 6,20,000 डिवाइड बाय 6,04,000 तो 1.03 आ जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1.1948 या इसको अप्रॉक्स करके 1.19 भी लिख सकते हो, ये आपका डीसीएल निकल जाएगा। अच्छा सर, अगर डीसीएल हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करके अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे निकालेंगे तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तुम एक बार डिवाइड करके देखो, 7,20,000 को अगर तुम 6,04,000 से डिवाइड करोगे तब भी तुम्हारे पास अप्रॉक्स इतना ही आएगा। अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर आएगा तो समझ जाना, क्योंकि पॉइंट के वजह से, क्योंकि ये 1.16 एग्जैक्ट नहीं था, पॉइंट में था, ये भी हमारा पॉइंट में था उसको, और हम लोग शॉर्टकट वाला अमाउंट ही लिख के यहाँ पे किए हैं, इसलिए कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन में आ सकता है डिफरेंस, लेकिन आपका यही रिजल्ट देता है। बोलो बात समझ में आया? तो वही बात बताना चाह रहे हैं हम कि अगर दोनों चीज तुमको पता है, डीओएल पता है, डीएफएल पता है, तो बस मल्टीप्लाई करके निकाल दो। अगर नहीं पता है, डायरेक्टली तुमको डीसीएल निकालने बोला गया है, तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो आप किससे? ईबीटी से। कंट्रीब्यूशन को ईबीटी से डिवाइड कर दो, आपको डीसीएल पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए धीरे धीरे आपका एक दो पॉइंट ऐसा आएगा क्वेश्चन में जो आपको समझना जरूरी है, वो चीज समझोगे तभी आप सही तरीके से कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो दे दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है। एक बात बताओ, ध्यान से सब लोग समझना, सब लोग एक बार ध्यान से समझना, हम यहीं पे एक शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं। बताओ तुमको क्या आता है? अगर तुमको तीनों लिवरेज निकालना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज निकालना है, तो तुमको ईबीटी तक जाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में। सबसे पहले होता है सेल्स, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखो सेल्स तुमको पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर वहां से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? ईबीआईटी निकल जाएगा। लेकिन ईबीआईटी से आप क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट का रेट तो दे दिया हुआ है 10%, लेकिन इंटरेस्ट जिस पे चार्ज होगा, डिवेंचर या लोन, क्या वो दिया हुआ है? कहीं पे आपको डिवेंचर मिला? डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है और शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको यही डेट इक्विटी रेशियो का हेल्प से आपको डिवेंचर निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बहुत ही आसान यहां के लिए, डेट मतलब डिवेंचर, इक्विटी मतलब इक्विटी, तो डिवेंचर डिवाइड बाय इक्विटी कर देंगे तो हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो बन जाएगा। तो बताओ डिवेंचर पता नहीं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड यहां पे दिया हुआ है, बस पुट कर देंगे, हमारे पास डिवेंचर निकल जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? जब अभी करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले वही वाला चीज निकाल लेते हैं, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। तो आइए यहां पे लिख लेते हैं, क्या पता है? कैलकुलेशन फॉर डिवेंचर, कैलकुलेशन फॉर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोलो ठीक? तो बताइए हम लोग को दिया हुआ एक चीज लिखेंगे, सिंस डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, बताओ कितना का दिया हुआ है? 1.5:1, यानी यहां पे लिख देंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 1:1, मतलब डिवाइडेड बाय 1। अरे बोलो ना, क्लियर चीज?
तो बताओ एक चीज, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब अभी क्या बताया, डेट का मतलब ऊपर डेट यानी ऊपर डिवेंचर्स और नीचे इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो दिया हुआ है वही वाला चीज लिख देंगे, शेयर होल्डर्स फंड, और इक्वल टू यहां पे 1.5 डिवाइडेड बाय 1। बोलो ना रे। तो बताओ अब यहां पे करेंगे डिवेंचर, डिवेंचर्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपया दिया हुआ है। तो बताओ यहां पे अगर 20 लाख रुपया हम पुट कर देते हैं तो बताओ ये आ गया 1.5, यहां पे 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ डिवेंचर इक्वल टू कितना पता चल जाएगा, डिवेंचर इक्वल टू हो जाएगा 20 लाख को 1.5 से इंटू करेंगे तो 30 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 लाख। यानी बताओ तुम्हारा डिवेंचर का अमाउंट कितना पता चल गया, 30 लाख रुपया पता चल गया। क्या ये सबको समझ में आया, बोलो ना। तो डिवेंचर कितना निकल गया, 30 लाख। फिर से रिपीट, डिवेंचर का कैलकुलेशन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि इंटरेस्ट निकलेगा हम लोग का डिवेंचर का अमाउंट पे, और डिवेंचर हम लोग को नहीं दिया हुआ था, उसके लिए हिंट दिया हुआ था आपके पास एक डेट इक्विटी रेशियो का। जब रेशियो चैप्टर पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ोगे आप FRFSA में, समझ में आया, जब FRFSA में तुम रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारा रेशियो पढ़ोगे, उसमें से एक रेशियो तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो भी है, लेकिन इतना आसान फॉर्मूला नहीं होता है वहां पे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे डेटा जिस हिसाब से दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। आया समझ में, डिवेंचर बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स या डिवेंचर बाय शेयर होल्डर्स फंड, और डिवाइड करके यहाँ पे 1.5/1 दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स का फंड दिया हुआ था 20 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डिवेंचर का अमाउंट निकल गया। आई बात समझ में। अब जब डिवेंचर का अमाउंट पता चल गया, अब इनकम स्टेटमेंट रेडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ये इतना कॉपी कर लिए सब लोग, चलो कॉपी कर लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट रेडी करेंगे। क्या रेडी करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बताओ, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास स्टार्ट कहां से होता है, सेल्स से स्टार्ट होता है, बोलो हाँ या ना। सेल्स क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट 40 रुपया करके, 50,000 यूनिट 40 रुपया करके दिया हुआ है। तो ठीक है, 50,000 इंटू 40 कर देंगे तो कितना का निकल जाएगा, 20 लाख। कितना का निकल जाएगा, 20 लाख रुपया निकल जाएगा। इसके बाद लेस करेंगे यहां से वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 रुपया करके। तो ठीक है, यहां पे लिखेंगे यूनिट तो आपका 50,000 ही रहेगा, 50,000 इंटू 12 करेंगे, 12×5 = 60, यानी 6 लाख रुपये का निकल जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा 14 लाख का, 14 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग जब यहां से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था फिक्स कॉस्ट, तो देखो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, तो यहां पे हम लोग फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपया माइनस करेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास 9 लाख रुपए का EBIT। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो EBIT पता चल गया। EBIT के बाद हम लोग को इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है सर, और इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर पे, लोन पे होता है। डिवेंचर हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 30 लाख रुपए का, तो वही 30 लाख रुपया के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था, तो 10% अप्लाई कर देंगे। तो 30 लाख पे 10% करेंगे तो 3 लाख रुपया हो जाएगा, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट। तो बताओ देयरफॉर EBT निकल गया हमारे पास कितने का, 6 लाख रुपए का निकल गया। तो 6 लाख रुपए का हमारे पास EBT निकल गया। बस यहीं तक काम करना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि 3 लीवरेज निकालना था, बस 3 लीवरेज निकालने के लिए इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत। और जब इनकम स्टेटमेंट हमारा इस तरह का रेडी हो जाएगा उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे और तीनों लीवरेज निकालेंगे। बताओ सिंस DOL का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। अब ये तो क्वेश्चन बनाते बनाते ही तुमको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा अभी तक, है ना, और नहीं हुआ है तो याद कर लोगे इसी तरह से बना बना के। बताओ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तुम्हारे पास 14 लाख, डिवाइड बाय EBIT आया है तुम्हारा 9 लाख। बताओ 14 लाख को अगर 9 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 1.56, 1.55 आ रहा है, उसको अप्रॉक्स में 56 लिख देंगे। उसके बाद DFL का फॉर्मूला हो जाता है सर EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT हमारे पास है 9 लाख का,
और ईबीटी हमारे पास है 6 लाख का। अगर इसको काटा कूटी करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.5 आ जाएगा। और लास्ट में जब DCL निकालना होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी DOL इंटू DFL कर देंगे तो आ जाएगा 1.56 इंटू 1.5। बताओ 1.56 को 1.5 से इंटू करेंगे तो 2.34 आ जाएगा। और ये हमारा तीनों आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन आपके पास एक ही आता है, लेकिन हम 2 जानबूझ के इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, देखो किस तरह का क्वेश्चन है। बोला इफ द कंबाइंड लिवरेज मतलब DCL एंड ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब DOL ऑफ अ कंपनी आर 2.5 एंड 1.25 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको आंसर निकाल के दे दिया हुआ है। अरे बोलो ना, हम लोग DOL, DFL, DCL निकाला करते थे, यहां पे निकाल के दे दिया हुआ है। तब तो मजा आ गया सर। अरे नहीं, मजा नहीं, यही तो सजा है कि अगर तुमको आंसर दे देगा तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा। मतलब तुमको इनकम स्टेटमेंट का कोई पार्ट तुमको नहीं दिया रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा, या तुमको इनकम स्टेटमेंट ही बनाने बोल देगा। आ रहा है समझ में? तो बोला है फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज एंड PV रेशियो गिवन दैट। आपके पास ये सारा डेटा दिया हुआ है। इक्विटी डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 2 रुपये का, इंटरेस्ट पेबल पर ईयर दिया हुआ है 2 लाख रुपये का, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख का, और सेल्स दिया हुआ है 20 लाख का। और बस इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे क्या करना है, सारा का हेल्प से आपको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और PV रेशियो निकालना है। आया समझ में? अच्छा, कोई यहां पे देखो फाइनेंशियल लिवरेज बहुत आसानी से निकाल देता है और वो गलत हो जाता है, क्योंकि सर आप बना सकते हो। आपको पता है एक चीज कि DCL का फॉर्मूला होता है DOL इंटू DFL। अरे बोलो ना, अगर DCL पता है, DOL पता है, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या DFL नहीं पता चल जाएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? लेकिन वो आंसर आपको नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, इतना आसान नहीं दिया रहता है। समझ में आया? तो इसीलिए DFL निकालने का ये तरीका तो है ही, लेकिन यहां पे इससे नहीं निकालना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट बना के निकालना पड़ेगा। और स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग का DFL का फॉर्मूला क्या होता है EBIT बाई EBT। तो आपको EBIT चाहिए, आपको EBT चाहिए, तब जाके आपको पुट करके वहां पे और DFL निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? मतलब सीधा साधा बात अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, बाद में कॉपी करना, क्योंकि थोड़ा समझने वाला चीज है। यहां पे उल्टा चीज दिया हुआ है, आंसर देके क्वेश्चन पूछा है, तो आप एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। ठीक है, तो आइए सुनिएगा। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पे। तुम लोग अभी बिल्कुल मत लिखना, हमको पता है तुम लोग को सब कुछ आता है, सीख चुके हो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी एक बार इंतजार करो मेरा। बताओ क्या होगा सबसे पहले? सेल्स के बाद क्या होता है? लेस होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। वहां से क्या किया जाता है? फिक्स कॉस्ट को लेस किया जाता है, तो क्या निकल जाता है? EBIT निकल जाता है। क्या निकल जाता है? EBIT। फिर यहां से क्या किया जाता है? इंटरेस्ट को लेस किया जाता है, तो क्या निकल जाता है? EBT निकल जाता है। बस सर यहीं तक जुगाड़ है, यहीं तक हम लोग को चाहिए, आगे जाने का जरूरत हम लोग को नहीं है। सेल्स चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, EBIT चाहिए, EBT चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। लो यहाँ पे हम दे देते हैं, इस तरह का लाइन खींच देते हैं, जो जो चीज चाहिए हम लोग को इस तरह से भरना है। कोई तकलीफ? अब देखो भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम बताओ क्या क्या डेटा दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है? हाँ सर 20 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है। आइए यहाँ पे जाके लिख देते हैं, सेल्स की जगह में कितना रुपया? 20 लाख रुपया जाके लिख दिए। वेरी गुड। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है? ना। क्या दिया हुआ है? इक्विटी डिविडेंड पर शेयर, मतलब EPS निकाल के दे दिया। इक्विटी शेयर पर शेयर मतलब इक्विटी आपको दे दिया हुआ पर शेयर, उसका भी कोई काम नहीं है। आगे इंटरेस्ट पेबल पर ईयर, इंटरेस्ट दे दिया हुआ कितने का? 2 लाख। जो चीज दिया हुआ पहले वहां जाके भर लेते हैं। देखो इंटरेस्ट दिया हुआ 2 लाख रुपए का, यहां पे जाके इंटरेस्ट लिख देते हैं कितना का? 2 लाख का। और क्या दिया हुआ है सर? और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। बल्ले बल्ले, तो यहां पे हम लोग फिक्स कॉस्ट में जाके लिख देते हैं कितने का? 1 लाख रुपए का। कोई दिक्कत? और क्या दिया हुआ है सर? और हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट भी लिख दिए, फिक्स कॉस्ट भी लिख दिए, सेल्स भी लिख दिए। कोई दिक्कत?
अब हमारे पास कोई डेटा पता नहीं है। अच्छा, ऊपर में दो डेटा दिया हुआ था, कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर दिया हुआ था। चलो उस चीज को भी यहां पे लिख ही लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं सिंस DCL का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 और एंड DOL का वैल्यू दिया हुआ है कितना का 1.25 दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनो एक चीज बहुत ही अच्छे से समझना कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। क्लियर चीज? बताओ, तुमको DCL दिया हुआ है, DCL को मत लेना, DCL यहां पे काम बिगाड़ देगा तुम्हारा, क्योंकि DCL बहुत लंबा छलांग मारता है। DCL का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT, बहुत यहां से यहां तक उछल कूद करके मारता है, इसलिए इसको मत यूज करना। यूज किसको करना? अलग वाला जो इसके बाद जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? DOL। बताओ DOL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT दिया हुआ है, तो आपको इस फॉर्मूला के बेस पे आपको पुट करना पड़ेगा और फिर जाके आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट को भरना पड़ेगा और वो भर जाएगा। विश्वास करो, हम बोल रहे हैं तो भर जाएगा वो। समझ में आया? आइए एक बार दिखाते हैं हम कैलकुलेशन करके। बताओ DOL का आपको दिया हुआ है, हम यहां पे लिखते हैं सिंस DOL। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। बोलो हाँ या ना? ना रे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई काहे करने जाएंगे, यहां पे ध्यान से समझो। बताओ DOL कितना दिया हुआ है? 1.25 लिख दिए। कंट्रीब्यूशन क्या पता है क्वेश्चन में? नहीं पता है। क्या EBIT पता है क्वेश्चन में? नहीं पता है। तो जब दोनों में कुछ भी नहीं पता है तो क्या कुछ पुट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन एक मजेदार बात आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा और इस बात को आप कान में ऐसा डालो कि लिवरेज चैप्टर से निकल ना पाए। क्या पता है कि जब इस तरह का आपके पास डेटा मिल जाएगा तो आप एक चीज का पता कर सकते हो। बताओ, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही रहने देते हैं, EBIT को हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। EBIT कहां से निकलता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके निकलता है EBIT। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या हम इस EBIT के जगह में लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? मतलब हम ये वाला बात बताना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन रखते हैं और EBIT के जगह में लिखना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यहां पे सिंस बोल के लिख देते हैं कि सिंस EBIT का इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और ये वाला चीज हम यहां पे पुट कर दिए। कोई दिक्कत? सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि ना आपको EBIT पता था ना आपको कंट्रीब्यूशन पता था, लेकिन उन दोनों के बीच का कॉस्ट आपको पता था। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि नहीं है? तो इसीलिए आप उसका हेल्प लेके यहां पे एक चीज निकालोगे। बताओ, अब इस डेटा में अगर हम पुट करना चाहेंगे तो 1.25 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पता नहीं डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पता नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख रुपया पता है। फिक्स कॉस्ट कितना पता है? 1 लाख। अब बताओ, इस इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खाली कंट्रीब्यूशन। तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई सब सॉल्व करके कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ या ना? बोलो ना रे। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है? बचपन में पढ़े होगे ये सब चीज। तो बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.25 को कंट्रीब्यूशन से करेंगे तो 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस, कोई कोई क्या गलती करता है? मैथ्स है, मैथ्स, ये सब तो मैथ्स है ना। तो बताओ, कोई कोई क्या करता है? 1.25 को कंट्रीब्यूशन से करके कंट्रीब्यूशन लिख देता है और माइनस 1 लाख रुपया। भूल से भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये 1.25 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले कंट्रीब्यूशन से हो गया, अब 1 लाख से होगा। तो बताओ, 1.25 को 1 लाख से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा। हो गया। और इक्वल टू जब 1 को करेंगे कंट्रीब्यूशन से तो कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब जात मिलाओ यहां पे। बताओ, कंट्रीब्यूशन को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1,25,000। ये सब तो मैथ्स आपको आता है। बताओ, 1,25 में से 1 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी 0.25 कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1,25,000। तो बताओ, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1,25,000 डिवाइडेड बाय 0.25। बताओ, डिवाइड करके कितना आ गया? 5 लाख रुपया पता चल गया सर। यानी कंट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना पता चल गया? 5 लाख। इसी को निकालने के लिए इतना पापड़ बेले हैं। बोलो हाँ या ना? फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। बताओ, आपको किसका अमाउंट पता था? फिक्स कॉस्ट का। किसका अमाउंट पता था? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो आता है वो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला में आता है। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पे पुट कीजिए, और वहां पे दोनों चीज पता नहीं है, ना कंट्रीब्यूशन ना EBIT। इसलिए आप दो चीज कर सकते हो। यहां पे आप कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन रख के EBIT को चेंज कर दिए ना। EBIT को क्या लिखे हो? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट।
क्या हम EBIT को EBIT छोड़ के क्या कंट्रीब्यूशन को हम ये नहीं लिख सकते हैं EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट? ना, सेल्स मत जाओ, इसी के अकॉर्डिंग बात करना है, मतलब इसी के अंदर ही बात करना है हम लोग को। तो बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते तो EBIT, तो क्या EBIT में से फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा? तो जब आप यहां पे कंट्रीब्यूशन को चेंज ना करके अगर EBIT को चेंज करना चाहते हो तो ये तरीका, और अगर EBIT को चेंज ना करके कंट्रीब्यूशन को चेंज करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन की जगह लिखना पड़ेगा EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट। आया समझ में? और वहां से कैलकुलेशन अगर करोगे तो EBIT का आंसर पता चलेगा। किसका पता चलेगा? EBIT का। चलो ना सर, एक चीज याद रखो ना, काफी है हमारे पास। क्या ये बात पता चला? हाँ या ना? अच्छा सर, अगर यहां पे हमारे पास देखो क्वेश्चन हम अराइज कर रहे हैं, तुम लोग तो अराइज करोगे नहीं, पूछोगे नहीं, हम ही पूछ लेते हैं और हम ही जवाब दे देते हैं। बताओ, DOL दिया हुआ था यहां पे, तो DOL का फॉर्मूला जो बनता है वो कंट्रीब्यूशन और EBIT से बनता है, इसीलिए ये वाला चीज हम लोग का हेल्प कर गया। लेकिन अगर यहां पे DFL दिया रहता तो DFL का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT बाई EBT, यानी इन दोनों का हेल्प से हम लोग को करना पड़ता। आया समझ में? और वहां पे हम लोग का फॉर्मूला जब बनता तो क्या बनता? EBIT बाई EBT। EBIT को कोई चेंज नहीं करते, EBT को लिखना पड़ता EBIT माइनस इंटरेस्ट। बोलो बात समझ में आया? और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फुलफिल करना पड़ता। बात समझ में आया? अब देखो कितना कुछ हम लोग का भर गया, यहां पे कितना कुछ भर गया। देखो बताओ, यहां पे कंट्रीब्यूशन, इसको लिख देते हैं यहां पे लिख देते हैं, क्या पता है? 0.1 लिख देते हैं या स्टेप कर देते हैं इसको, तो अच्छा लगेगा। यहां पे स्टेप 1 लो, स्टेप 1 में हम लोग ये वाला निकाले कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन जो पता चल गया है वो स्टेप 1 से पता चल गया। कितने का? 5 लाख रुपए का पता चल गया। अब एक बात बताओ, 5 लाख में 1 लाख जाएगा, कितना बचेगा? 4 लाख। 4 लाख में से 2 लाख जाएगा, कितना बचेगा? 2 लाख। अरे बोलो ना रे। और ऊपर बताओ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन निकलता है, तो तुम कंट्रीब्यूशन को ही माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 15 लाख का पता चल गया। तो बताओ, एक चीज पता करने से हमारे पास पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे किए? हाँ या ना? अब जब इनकम स्टेटमेंट बन गया, कभी कभी तो खाली बोलता है इनकम स्टेटमेंट बना दो, लो इनकम स्टेटमेंट रेडी है हमारा। लेकिन इसमें क्या बोला है आपके पास? इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में फिर से आते हैं, बोला गया है कि आपको फिनेंशियल लिवरेज निकालना है और पीवी रेशियो निकालना है। एक बात बता दो, फिनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है सर? नाउ डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर EBIT डिवाइडेड बाय EBT, और EBIT इस इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से EBIT 4 लाख का पता चले, EBIT कितना का? EBT कितना का? 2 लाख का। तो यहां पे अगर हम लोग पुट करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख तो कितना आ जाएगा? 2 पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और ये कभी कभी आपके पास फॉर्मूला से ही बन जाता, ये भी अगर फॉर्मूला से भी निकालते तो उतना ही निकल जाता। देखो ना यहाँ पे, बताओ, ये हमारे पास DCL और DOL दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? लिखो यहीं पे, लो, सिंस DCL इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? DOL इंटू DFL होता है कि नहीं होता है? बताओ, DCL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5, DOL का वैल्यू कितना है? 1.25। अरे बोलो ना। और इंटू यहाँ पे DFL, तो बताओ अगर देयरफॉर अगर DFL निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाय 1.25, डिवाइड करोगे कितना निकल जाएगा? 2। यहां से भी आपके पास 2 आ रहा है, लेकिन हर बार ये मैच नहीं करेगा, हर बार ये मैच, क्योंकि अगर तुम्हारा DCL कुछ और दे देगा, DOL कुछ और देगा, तो तुम्हारा DFL भी अलग आने लगता है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया? इसीलिए आपका इतना आसान तो नहीं दिया होगा कि फिनेंशियल लिवरेज पूछा है तो तुमको DOL और DCL दिया हुआ है तो बस डिवाइड कर दोगे तो तुमको DFL पता चल जाएगा। इतना आसान भी नहीं पूछेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इतना आसान थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना के फुलफिल करके तब जाके ये फॉर्मूला पुट करके तुमको DFL निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? और एंड बताओ, पीवी रेशियो भी पूछा गया था। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बताओ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रीब्यूशन कितना निकाले थे सर? 5 लाख, और सेल्स कितना है? 20 लाख। तो यहां पे जाके पुट कर देंगे 5 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन, सेल्स है हमारा 20 लाख रुपये का, और 20 लाख रुपये का, और इनटू 100 कर देंगे तो 25% का पता चल जाएगा। तो ये दोनों का दोनों हमारा आंसर आ चुका है। बोलो समझ में आया? तो अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे लाइक क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10 मार्क्स का। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत?
समझ में आया? चलिए आप स्टार्टिंग से कॉपी करोगे। सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट वाला और ये लेफ्ट साइड वाला भी कॉपी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे का चीज हम दिखाते हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी हो गया। चलिए आगे कॉपी कीजिए स्टेप 1 पूरा कंट्रीब्यूशन तक। यहां तक क्लियर है चीज? इसके बाद लास्ट ये वाला पार्ट। हो गया इतना ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5 का 1 तो हो गया, 5 का 2 भी आपके पास क्वेश्चन था, 5 का भी क्वेश्चन है ना। 5 का भी में आपके पास क्या पूछा गया, आप ध्यान से देखिए। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सेल्स, सेल्स निकालना है। दिया क्या है, DOL दिया हुआ है 2, DFL दिया हुआ है 3, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 लाख का, और कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स दे दिया हुआ है, यानी पीवी रेशियो जिसको बोलते हैं वो दे दिया है तुम्हारे पास 40%। आपको बस इतना ही डेटा दिया हुआ है, तो बताओ फिर से तुमको ये इनकम स्टेटमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। और यहां पे आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब आपको DFL का फॉर्मूला पे आपको पुट करके करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो साथ में मिलजुल के काम करेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे। लिखेंगे यहां पे 5 का B, 5 का B, ठीक है। वो था हमारा 5 का A, इसको लिख देना 5 का A, और अब 5 का B कर रहे हैं। फिर से इनकम स्टेटमेंट रेडी करेंगे हम लोग। क्या रेडी करेंगे? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बताओ इनकम स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले एक बात बताओ, स्टेटमेंट में होता क्या क्या है सर? सबसे पहले हमारा होता है सेल्स, हाँ या ना। लेस होता है यहां से वेरिएबल कॉस्ट, आता है कंट्रीब्यूशन। लेस करते हैं यहां से फिक्स कॉस्ट, आता है हमारा EBIT। लेस करते हैं यहां से हम लोग इंटरेस्ट, तो आ जाता है हमारा EBT। बात समझ में आ रहा है? बोलो ना। चलिए सबका यहां पे जगह हम खाली छोड़ देते हैं और देख लेते हैं डेटा में क्या क्या चीज दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर क्वेश्चन देखा गया तो क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट पता चल रहा है 3 लाख रुपए का, तो यहां पे जाके 3 लाख रुपया इंटरेस्ट के जगह में लिखेंगे, इंटरेस्ट के जगह में लिख देंगे 3 लाख रुपया। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब बताओ, सारा चीज खाली नजर आ रहा है, सारा चीज खाली। अब कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे? तो हम क्या बताए, इंटरेस्ट जो है वो EBIT और EBT के बीच में है, मतलब DFL का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो यहीं पे साइड में हम बना देते हैं। बताओ लिखेंगे यहां पे सिंस DFL इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, यही ना फॉर्मूला होता है। तो बताइए DFL का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? DFL दिया हुआ है 3, DFL कितना दिया हुआ है 3, तो यहां पे जाके पुट कर लेते हैं, DFL के जगह में 3 लिखते हैं, और EBIT तो हम लोग को पता नहीं है, तो EBIT के जगह EBIT, और EBT के जगह में लिखना पड़ेगा आपको EBIT माइनस इंटरेस्ट। बात समझ में आया? EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो EBT पता चलेगा कि नहीं? तो ये वाला चीज हम लोग यहां पे जाके लिख देंगे। अब बताओ यहां पे 3 EBIT पता नहीं, तो EBIT लिखेंगे, नीचे भी EBIT पता नहीं, EBIT लिखेंगे, और इंटरेस्ट हम लोग को पता है कितने का, 3 लाख रुपए का। बोलो हाँ या ना? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 EBIT माइनस 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 लाख रुपया पता चलेगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EBIT पता चल जाएगा। चलिए जात मिलाते हैं, इस EBIT को इधर ले आएंगे तो 3 EBIT माइनस EBIT, अरे हाँ या ना, इक्वल टू 9 लाख उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 लाख। तो बताओ ये हमारे पास 2 EBIT बच रहा है यहां पे, और इक्वल टू 9 लैक्स। आ रहा है क्लियर सबको समझ में? तो यहां पे EBIT का वैल्यू हो जाएगा 9 लाख में से
अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 4.5 लाख रुपया, यानी 4,50,000 का EBIT पता चल गया। अभी सुनो, काम खत्म नहीं हुआ है। EBIT पता चल गया 4.5 लाख रुपए का। बता, इस 4.5 लाख को यहां पे जाके पुट कर देते EBIT के जगह में, बोलो ना। तो बता, EBIT से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए का EBT पता नहीं चल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए का EBT पता चल गया। अच्छा, ये EBIT आया कहां से? आप यहां पे जाके लिख दो स्टेप 1 लिख दो। ये जो हम लोग पहला वाला काम किए हैं वो हम लोग स्टेप 1 किए हैं। बोलो, आया समझ में? अब बताओ, पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए इसका, हेलो 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 हेलो, यहां पे आपको फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ था, इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, है ना। इसीलिए एक ही से हम लोग का सारा इनकम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहां पे सिर्फ आपके पास एक ही इंटरेस्ट का अमाउंट दिया था और कुछ भी नहीं दिया था। इसीलिए आपको अब यहां पे दूसरा फॉर्मूला भी चाहिए कंट्रीब्यूशन और EBIT के लिए। बोलो, है ना। बताओ, कंट्रीब्यूशन और EBIT का फॉर्मूला क्या होता है? DOL वाला होता है। तो अब यहां पे DOL का चाहिए। नाउ लिखेंगे स्टेप 2। बताओ, सिंस DOL का फॉर्मूला क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। क्वेश्चन में देखो एक बार, DOL आपको 2 दिया हुआ है। DOL कितना दिया हुआ है? 2। तो यहां पे जाके DOL के जगह लिखेंगे 2। कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता नहीं, लेकिन EBIT अभी ताजा ताजा निकाले थे 4.5 लाख रुपए का, तो EBIT के जगह में लिख देंगे 4.5 लाख। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन हमारे पास पता चल जाएगा। 4.5 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 9 लाख, यानी 9 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो 9 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन पता चल गया स्टेप 2 से। तो आइए यहां पे हम लोग कंट्रीब्यूशन के जगह में लिख देते हैं स्टेप 2 और ये हमारा पता चल गया है 9 लाख रुपए का। तो बताओ, अगर 9 लाख में से अगर 4.5 लाख को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट भी हमारा कितने का हो जाएगा? 4.5 लाख रुपए का हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक स्टेप और ऊपर जाना है हम लोग को। सेल्स निकालने के लिए एक और हिंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, बोलो दिया था? एक और हिंट दिया हुआ था कि कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। तो चलिए अब वो भी काम कर ही लेते हैं। तो यहां पे देखो स्टेप 3 करेंगे। क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहां पे स्टेप 3। बताओ, सिंस आपको बोला है कि कंट्रीब्यूशन इज मतलब इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स, यही ना बोला है? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू बोला है 40% ऑफ सेल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40% ऑफ का मतलब इनटू सेल्स। बोलो ना रे। तो देयरफॉर अगर हम लोग यहां पे सेल्स निकालना चाहेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 40% नहीं हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना रे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 9 लाख रुपए का निकाल चुके हैं और डिवाइड बाय 40%। बताओ, 9 लाख को अगर डिवाइड कर देंगे 40% से तो आपका कितना आता है? 22,50,000 रुपये निकल रहा है। तो 22,50,000 रुपये का हो गया ये हमारा सेल्स का अमाउंट। आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन में आपसे सेल्स पूछा गया था और सेल्स आपका निकल चुका है 22.5 लाख रुपए का। इसको ऊपर जाके पुट कर सकते हो इनकम स्टेटमेंट में। यहां पे 22,50,000 रुपया लिख सकते हो, जो कि स्टेप 3 से आया है हमारे पास, है ना। और उसके बाद माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13,50,000। हाँ, 13,50,000 रुपये का निकल जाएगा ये वाला चीज। बोलो, समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट भी पूरा हो गया और सेल्स पूछा गया था तो सेल्स का अमाउंट भी हमारे पास निकल गया। देखो कहां तक कॉपी किए थे हम, पूरा एक बार दिखा देते हैं। एक बार इनकम स्टेटमेंट देख लो और स्टेप 1 पूरा देख लो, आपका यहां से यहां तक है, ठीक है। और इसके बाद आप स्टेप 2 और स्टेप 3 को देख लो, आपका ये वाला चीज दिया हुआ है। आया बात समझ में? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।